अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वही हस्ब हाल, वही आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया और आज एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा ताख़ीर से आने वाला अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो एंकर है ये झूठ बोल रहा है। आई एम ऑन टाइम। झूठ क्या मतलब ऐसी फतवा जारी कर देते हो? शो से 1 घंटा पहले तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। हम पिछले 20 मिनट से दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बैठ के साहब बहादुर का। मतलब 20 मिनट तो डेंगी भी लेट हो जाता है। शाबाश। मेरा मतलब है डेंगी की वजह से भी बंदा लेट हो जाता है। अल्लाह ये खैर करे। क्या बात है? एकदम गुस्सा कर गया करो। डेंगी देखो कितना फैल गया हुआ है। वो डेंगी से लेट आने का क्या ताल्लुक है यार मेरे एक महल्लेदार को डेंगी लड़ गया बेचारे को, उसको डेंगी बुखार हो गया था। मैं उसको सुलह मार बैठा था कि आओ मैं तुम्हें अपने स्कूटर पे ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा। मुझे क्या पता था कि स्कूटर मुझे पता नहीं किस तरह लेके आता है बेचारा। उसको बैठाया, रास्ते में पहले स्कूटर बंद हो गया। अच्छा। धक्का तुक्का लगा गया। बीमार बंदा धक्का लगाता हुआ कितना बुरा लगता ओए होए है। होए उस बेचारे का बुखार तेज हो गया धक्का लगाने की वजह से। स्टार्ट हुआ, स्कूटर बैठा के अस्पताल पहुंचे। यार बड़ी बुरी हालत है भाई अस्पताल। ओए होए होए। लेने लगी हुई है, जब बारी आई है तो उसने कह दिया भाई जी बेड कोई नहीं है, दाखिल नहीं कर सकते। ओह। मैंने कहा चलो मैं घर से बेड ले आता हूँ। कहता ये साहब यहाँ जगह भी नहीं है। ओए होए। मैंने कहा यार तुम दाखिल तो करो, मैं मंजी ले आता हूँ, कोठे पे डालेंगे। फिर भी नहीं था दाखिल कर रहा। मैंने एकदम चालाकी की। मैंने कहा ओए शबाज शरीफ आ गया। उधर पीछे देखे बगैर फटाफट दाखिल करना शुरू कर दिया उसने। कहता ये साहब मेरी कुर्सी पर तशरीफ रखे जनाब, ये देखे आपका पेशेंट दाखिल हो गया, आप फिक्र ना करें। जिस बेड पे मैं ब्रेक के टाइम रेस्ट करता हूँ वो मैंने आपको दे दिया, ये लो पकड़ो। सीएम साहब का तुमने आज ताजा बयान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि डेंगी को हम निसाब में शामिल कर रहे हैं। वैसे यार शबाज शरीफ ने भी हद ही कर दी है। यार डेंगी निसाब में किस लिए शामिल कर ले भाई? मास्टरों को क्या पता है डेंगी क्या है? खुद पढ़ाने जाएंगे उधर क्लासों में, कितना अजीब लगेगा। शबाज शरीफ पढ़ा रहा हो, प्यारे बच्चों डेंगी क्या है? डेंगी एक परिंदा है, डेंगी एक परिंदा है, साफ पानी पे जिंदा है, मच्छरों का गविंदा है। पीछे सारे कोरस में बेचारे खड़े हो, राणा सनाउल्लाह, चौधरी गफूर, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा मरान नजीर, डॉक्टर असद अशरफ पीछे बेचारे कोरस में कह रहे हो ये डेंगी डेंगी क्या है, ये डेंगी डेंगी क्या है, ये डेंगी डेंगी क्या है, ये डेंगी डेंगी क्या है। यार उनका मकसद ये है कि ये एक मुस्तकिल मुसीबत हमारे गले पड़ गई है, बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस देनी पड़ेगी मुस्तकिल बुनियादों पे। यार बच्चों से पहले कोरस ही नहीं याद हो रहे, अब डेंगी भी याद करे वो बेचारे। नहीं यार वो भाग दौड़ भी कर रहे हैं। अभी कल की बात है, वो एक दौरे पे गए हॉस्पिटल के, वहां पे पौधे में से डेंगी के अंडे निकले हैं। उन्होंने फौरी तौर पर माली को मुअत्तल कर दिया। सुना मैंने पहले है को बात करने वाली। माली बेचारा कलपता रहा है, यूर डेंगी ने दिए अंडे, मैंने तो नहीं दिए, मुझे किस लिए मुअत्तल कर रहे हैं? कहती है क्यों आए ये इधर पड़े हुए डेंगी के अंडे? माली ने फिर कहा यूर ये डेंगी के अंडे नहीं है, वो पिंड से मेरे बुजुर्गों ने भेजे थे जनाब, वो अंडे हमारे पिंड की कुकड़ियां छोटी है इसलिए छोटे अंडे देती है। अभी उसका हासा खत्म नहीं था हुआ, मुअत्तल। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ओबामा से मुलाकात तय न होने पर दौरे अमेरिका मंसूख कर दिया। मैं सदके चाहूँ। एक मिनट अपनी धमाल रोको जरा। यार खुदा के वास्ते धमाल ना रोका करो, बड़ी खतरनाक होती है। एक धमाल और एक वागदा पानी बंदा रोड के ले जाता है। इसी का मतलब शायर ने कहा कि नलके होते नलकाए, तुसा सानू नहान नहीं दिता, ऐसी पड़ा नहाते नहीं। फजूल बात कर रहे हो। कल तो तुम्हारे मुर्शिद का बयान आया था कि मैं सैलाब की वजह से अमेरिका नहीं जा रहा। हाँ? जी जी। तो इसीलिए नहीं ना जा रहे, वो सैलाब की वजह से ही जाना चाह रहे थे उधर। ओबामा से पूछने जा रहे थे कि हफ्ता 2 पहले आपके यहाँ भी सैलाब आया था, आपने क्या किया? अच्छा। और वो जो डोल और डब्बा जिससे ओबामा ने अपने सैलाब का पानी निकाला था वो लेने जाना था मेरे मुर्शिद पाक ने। और तो मेरे मुर्शिद को अमेरिका देखने का शौक नहीं है, बड़े देखे हुए मुर्शिद ने अमेरिके।
मेरे मुर्शद तो जहां चाहे अमेरिका बना लेते हैं। ओह, रेगिस्तान में छोड़ा मेरे मुर्शद को, अपनी सेक्रेटरी को फूंक मारेंगे, उधर ही अमरीकी माहौल बन जाएगा। मेरा मतलब है कि रेत में से बिल्डिंगें निकल आएंगी, अच्छा, वहां पे अंग्रेज फिरना शुरू हो जाएंगे आके। ओह, यार व्हाट एटमॉस्फेयर। ऐसे किया तो तुम अपनी बात छुपा रहे हो। छुपा क्या रहा हूँ यार, अगली खबर पढ़ो फटाफट। ये गलत बातें ये मैं बैठाता और सही बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। बारिश की वजह से पीआईए की मुतादिद फ्लाइटों में घंटों की ताखीर। हाय मेरे अमाल का, पहले कौन सा चम जहाज उड़ रहे थे पीआईए के। लेट तो होना ही होता है पीआईए, जो मौसम हो वो बहाना लगा देते हैं। बारिश हो रही है भाई जी, जहाज ते लगता है जहाज ने नवे बूट पहने हुए। धूप बहुत तेज है इसलिए जहाज लेट हुआ है। धूप में अड़ाए तो जहाज को पित्त निकल आती है, फिर जहाज उड़ना छोड़ के तो खारिश करनी शुरू कर देते। भाई जी चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए टैंकी में पेट्रोल जम गया है। अब उधर क्या बंदा बिठाए जो साथ साथ सुआ मार के तोड़ता रहे। हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए जहाज नहीं उड़ सकता, क्योंकि इतनी तेज हवा में जहाज की तोती उड़ती है। अब जहाज बेचारा तोती सांभे या उड़े। और ये भी कह देते हैं हवा नहीं है जी, जहाज नहीं उड़ सकता। को पूछे भाई जी क्यों नहीं उड़ सकता, यार हवा ना हो तो गुड्डी नहीं उड़ती है, तो इतना बड़ा जहाज है। सवारियां कहती है जी हम कन्नी दे देते हैं, आप उड़ाएं तो सही है। नहीं हमने नहीं अडाना, जहाज ने जापान जाना है और हवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। बस करो पीआईए की जान छोड़ दो यार अब। तो गई। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। इससे चंगे तो वो जहाज हैं जो पक्का सिगरेट पीते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम जारी है, मीडिया साथ दे। मीडिया पहले ही साथ दे रहे, और किस किस्म का साथ चाहिए? केड़ा साथ दे रहा मीडिया? हाथ मकाई हुई है मीडिया ने तो। कोई बात गवर्नमेंट की आप सही तो टीवी पे बताते नहीं हो। शाबाश। ये मीडिया ही होता है जो छोटी सी बात को बड़ा करके बहाता, बड़ी बात को छोटा सा करके दिखा देता है। साल मैंने गुजार लिया इस मिनिस्ट्री में, अतलात और नशरियात में। मैं सारी मीडिया की टेक्नोलॉजियां बुझ गई हूँ। 4 बंदे फिर रहे हो तो कह देते हैं हजारों का मजमा था, और हजारों के मजमे को कार्नर मीटिंग कह देते। सारे खोचलपने मुझे पता चल गए। नस भज के थक गई है गवर्नमेंट सलाब से दुकान के लिए, तो मीडिया यारा नहीं बताता कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। खुद मैं जाके तकसीम करके आया हूँ, इतने खामे मैंने तकसीम किए, इतने मैंने उधर आटे के थाले तकसीम किए। अच्छा। इतनी बड़ी आलम का तैयबा खान बुखारी मेरे साथ गई हुई थी, लाखों रुपए का करोड़ों का उसने भी माल तकसीम किया। जिन लोगों में हम चीजें तकसीम करते हैं उनका जाके इंटरव्यू नहीं लेते, बकरी के आगे माइक करके कह रहे होते हैं बीबी जी तुहानू पट्ठे लबे ने। वो नाम रावी जड़ी मर्जी गवर्नमेंट हो कोई बात करती जाती है। सारी चलाकियां मैं समझती हूँ मीडिया वालों की। फजूल पानी खलाल खलाल के बड़े लेंस लगा के दिखा रहे हैं कि बड़ा सलाब आ गया, बड़ा सलाब आ गया। बंदा पूछे उधर जाके छोटा लेंस लगा लो। आपके कहने का मतलब है कि मीडिया मैग्नीफाई कर रहा है। तो और क्या मैं कह रही हूँ, तुम भी तो मीडिया वाली हो, तुम कौन सा पीआईए में लगी हुई? फजूल है, मेरा रौला डाला हुआ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हाथ धो गए पानी में फिर के मेरे गिट्टे गल गए। और क्या करें अब, सदर अपने को हमने पानी में उतार दिया, और उनको स्विमिंग का शौक नहीं था। आप लोग तो चाहते हो सारी कबीना डड्डू बन जाए, सारा दिन पानी में डुबियां मारते रहे। क्या जाता है आप लोगों का? आपके पास तो अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, अगर 4 रजाइयां तकसीम होती है तो उसे 16 करके दिखा दे, तो क्या जाता है आप लोगों का? अगर कहीं नहीं डॉक्टर पहुंचता तो क्या जरूरत है आपको बताने की यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है? किसी चिट्टे जे बंदे पे कैमरा रख के दिखा दे ये डॉक्टर फिर रहा है। 150 ट्रक मसलाब सुखान इलाकों की तरफ भेज दिए, तो क्या जरूरत है आप लोगों को ट्रक के अंदर कैमरा मार के दिखाने की ट्रक के अंदर से खाली है? कई ट्रक बेचारे बूढ़े भी होते हैं, नहीं पार चढ़ सकते। अच्छा अजीज साहब, एक खबर है, बेल्जियम 461 दिन हुकूमत के बगैर चलने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। डोंट टेल मी, ये बकवास करते हैं बेल्जियम वाले। ये दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हमारा मुल्क है।
इनका तो 460 दिन बगैर हुकूमत के चल रहा है, हमारा 3 साल से बगैर हुकूमत के चल रहा है। लेकिन यार इस खबर का खूबसूरत पहलू ये है कि बेल्जियम में इतने दिनों के दौरान भी तालीम से लेकर वेलफेयर तक एक काम भी मुतासिर नहीं हुआ। तो फिर बड़े चैंपियन तो हम है ना, ये तो सिर्फ हुकूमत के बगैर चलता रहा बेल्जियम। हमारा बिजली के बगैर चल रहा है, पेट्रोल के बगैर चल रहा है, गैस के बगैर चल रहा है, तालीम के बगैर चल रहा है, कानून के बगैर चल रहा है। और तो और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना चले, फिर भी चल रहा है। सीनियर मिनिस्टर जुल्फिकार खोजा का कहना है कि नौजवान नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अपना कारोबार करें, हुकूमत आसान शराइत पर कर्जा देने को तैयार है। बिल्कुल ठीक है, ये जो नौजवान हैं इनको नौकरियों का पीछा छोड़ देना चाहिए। अच्छा। थोड़ी सी तो नौकरियां होती हैं वो हमने अपने भांजों भतीजों के लिए रखी होती। अपने भांजे भतीजों के लिए? जी जनाब, आप ये तो देखे ना कि जो बड़े लोग हैं उनके भांजे भतीजे किस तरह बेचारे एसी वाले कमरे से निकल के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं धूप में, ये उनका हक बनता है। ये जो आम लोग हैं इनको चाहिए कि वो कारोबार में इंटरेस्ट लें, हम कर्जा देंगे, बेहतरीन बीए करें, एमए करें, पीएचडी करें, उसके बाद टैक्सी चलाएं, हम आपको किस्तों पे टैक्सी प्रोवाइड करेंगे। और देखे गवर्नमेंट ने कैसी टैक्सी इंट्रोड्यूस कराई है, आप इतने पैसे खर्च के 1 रंग की गाड़ी लेते हैं, हमने 2 रंग वाली गाड़ी दी है। हाय हाय हाय, पीली छत्ते काली टैक्सियां चलाओ, बीए करके मजा आ जाएगा आपको। फिर आपको सड़कों पे अगर सवारी नजर ना आए, आप किस्त ना दे सके, फिर हम बड़े एहतराम के साथ उन्हीं महकमे आपके पीछे लगाएंगे जो आपके दरवाजों पे डंडे मारेगी, और फिर बड़े बेइज्जत से आपको हाथ कड़ी लगा के जेल में ले जाएगी। इसलिए हमारे छापे में हाथ न मारे, सरकारी नौकरियों को देखना छोड़ दे, कारोबार करे। सही जनाब, सही। आइंदा इलेक्शंस में ख्वाजा सरा भी वोट डालेंगे, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज शुरू। सदके जावा, इलेक्शन आवेगा मैं वोटा नाल धरती सजावांगी, गुरु अपने हुकूमत की कुर्सी ते बावांगी, बढ़ेगी काबीना बड़ा कुछ कहन किया सखिया। सदके जावा, एक दफा हमारी हुकूमत बांट लेने दो, हमारे तो वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बड़ी मजेदार होनी है। लोगों ने स्टार प्लस के ड्रामे छोड़ के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है। वजीर दाखिला रीमा मलक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अरे यो मेरी बात सुन लो, खबरदार किसी ने अगर कलाशनकोव रखने की कोशिश की, क्योंकि मैं हुसन दी कलाशन को डर देने में थोए दहशत गर्द लोग, सच्ची अख मीटा ते होन कई फैर, खब्बी अख मीटा ते भजे सारा शहर। कलाशन को, कलाशन को, कलाशन को। वज़ीर खारजा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देने, मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, मेरा जूता है जापानी। वज़ीर तालीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देना, खबरदार किसी स्कूल में भी गंद नजर नहीं आना चाहिए। अगर मुझे किसी स्कूल के सेन में रोड़ा नजर आ गया तो मैंने छोड़ना नहीं, उतरा नचदियां पैर थले आ गए तो चीख ही निकल जाती। और सारे स्कूलों की घंटियां उतार के वहां ढोलकियां रखें। मैं देखती हूँ बच्चों को किस तरह की गिनती याद होती, पीछे ढोलकी बज रही हो तो बच्चे ऐसे गिनती याद करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। वजीरे पानी में बिजली नहीं तो ऐसी सुपर हिट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, सारी आवाम लोड शेडिंग का काम ही भूल जाएगी। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा। और वजारत माल मैंने अपने पास रखनी है क्योंकि मुझे वेले पकड़ने का बड़ा शौक है। अजीज साहब, आपको पता है आपने कल मुखबरनामा नहीं किया और लोगों ने कितनी मेल्स भेजी हैं? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दरियावां दे अगे बन नहीं बजदे, भावें लखां इटां लाइए। हाय 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 हाय। क्या इन्होंने वैसे अपने स्टाइल की आदत डाल दी ना, कोबरा स्टाइल? ये खतरनाक स्टाइल होता है कोबरा।
ये कोबरा सिर्फ सांप ही नहीं होता है, हेलीकॉप्टर भी होता है। हाँ और याद रखो, कोबरा हेलीकॉप्टर उड़ाना और कोबरा सप हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हाय हाय हाय। अब मेरी मुखबरियां कोबरा होती है। ला जनाब, जो पहली मुखबरी पेश कर रहा हो, डिश डिश, ये बड़ा नाग बनाया है, बहुत बड़ी मुखबरी है। आपको मतलब एनाकोंडा है? हाँ, मगर एनाकोंडा छोड़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमने एक मुखबरी की थी कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा नार्वे अपनी एक सहेली को साथ लेके गई। हालांकि मैंने सहेली का नाम नहीं था लिया, मगर हमारे मुल्क की स्कॉलर हैं तैयबा खानम बुखारी साहबा। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ये डॉक्टर साहबा के साथ मैं गई थी काका, और मैं जाना नहीं थी चाहती। डॉक्टर साहबा ने मुझे खुद बड़ा जोर लगाया था कि उधर जो फंक्शन है उधर आपका एक लेक्चर रखवाया हुआ है, इसलिए आपका जाना जरूरी है। और मैं हर अच्छे काम में पहुंचती हूँ जरूर। और उनका कहना यह भी था कि मैं कोई सरकारी खर्चे पे नहीं थी गई, उधर की एक एनजीओ है जिसने मेरा लेक्चर रखवाया हुआ था, उनके खर्चे पे गई थी। अब मैं सलाबजुद खान के इलाकों में भी जाती हूँ खुद, इतना वहां फंड और इतनी खाने पीने की चीजें तकसीम करती हूँ, वो तो मैं मौत पड़ती है बताते हुए। लेकिन अजीज साहब, आपने अपनी मुखबरी में उनका नाम नहीं लिया था। मगर उन्होंने खुद जब फोन कर दिया इसलिए मैंने नाम बताया। अब जो मैं अजदहा छोड़ने लगा हूं, ये इसलिए किया कि बहुत बड़ा अजदहा है। कुछ अरसा पहले सिंगापुर के एक शहरी साहब यहां तशरीफ लाए पाकिस्तान में। इधर आके जनाब उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी की। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस हासिल किया माइनिंग का, जमीन में से खयाने निकालने का। और जनाब उन्होंने गिलगित में जाके जमीन से खयाने निकालने शुरू कर दिए। कुछ तो वो खयाने निकाले जिनका उनको लाइसेंस मिल चुका था। एक ऐसी सेंसिटिव धात भी निकालनी शुरू कर दी जो ममनुआ थी। और पता ये चला चंद एजेंसियों को कि ये धात निकाल के बाहर भेज रहे हैं। लो जी, एजेंसियों ने जब उन पे हाथ डालने की कोशिश की तो वो भाई साहब मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए। गायब हो गए, हो जाता बंदा गायब। लो जी, अब ये सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ अर्सा पहले फिर वो वापस आए हैं। आके उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला साहब का दरखास्त दी लाइसेंस हासिल करने के लिए। वजीर आला साहब ने अपनी दरखास्त पकड़ के उन्होंने अपनी नजर वाली ऐनक लगा के तो जब दरखास्त पढ़ी तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, ये मेरे बस का काम नहीं है, आप जाके वफाकी हुकूमत से ये लाइसेंस हासिल करें, आप पहले मशकूक हैं। उन्होंने कहा यार एक दफा फिर पढ़ के देख ले। उन्होंने कहा मैं तुम्हें खबरदार, मेरी बात सुनो, बंदे तुम मजबूर लगते हो। मैं तुम्हें बताता हूं एक वजीर, एक खातून वजीर है, उनसे जाके मिलो, वो तुम्हें लाइसेंस ले देंगे। अच्छा। लो जनाबे आली, वो भाई साहब जो हैं वो आ गए उन खातून वजीर के पास, उनको भी आकर दरखास्त दी। उन्होंने कहा ठीक है, लाइसेंस मैं तुम्हें ले देती हूँ, मगर ये जो तुम्हारी कंपनी है ना मोशन इंडस्ट्री, वो सिंगापुरी शहरी ने अपना नाम मोशन रख लिया हुआ है। इस मोशन इंडस्ट्रीज में मेरा एक भाई और एक मेरी सिस्टर को तुम पार्टनर रखो, वो इस कंपनी के डायरेक्टर होंगे। अच्छा। लाइसेंस मैं तुम्हें ले देती हूँ, दोनों को कोई 3.5 लाख रुपया तनख्वाह भी दे देना। इतनी चीजें जमीन में से निकाल, जेब में से कुछ नहीं निकालते तुम। उसने कहा जी चलो फिर ठीक है। जी लाइसेंस उन्होंने ले दिया। अब उधर गिलगित में माइनिंग हो रही होगी। इसके मीनिंग्स ये हैं जो मुझे माइनिंग से याद आया है कि जिसकी लाठी उसकी माइनिंग। जी दूसरी मुखबरी में ये जो सुना रहा हूँ, कराची के हालात आपके सामने हैं, पुलिस की भजनस भी आपके सामने है, रेंजर की हलाला भी आपके सामने है, हालात भी सारे आपके सामने हैं। अब आप कोई छोटे तो नहीं है ना कि ये सारी बात आपको समझाए। इतने बुरे हालात में भी पुलिस हमारी की ये हालत है कि वहां कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं पुलिस के, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी साहबान हैं वो सिफारशी लगे हुए। 2 एसएसपी तो बड़ी तगड़ी सिफारिश के साथ वहां तैनात हैं। अच्छा।
उनमें से एक भाई साहब पहले 17वें ग्रेड में थे तो 18वें की सीट पे बैठे हुए थे, अब 18वें ग्रेड में है तो 19 की सीट में बैठे हुए। और एक जो एसएसपी हैं उनमें से वो एक वजीर साहब हैं, उनके पास एक स्टाफ अफसर हैं, वो एसएसपी साहब के सांडू हैं, इसलिए वो तैनात हैं। एक एसएसपी साहब जो हैं वो जुल्फकार मिर्जा साहब के बड़े क्लोज दोस्त थे, वो इधर बुलाए गए थे फौज में से पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी फिर ट्रेंड हो ही जाता है बंदा। अब वो वहीं टिक गए हुए हैं और होली होली अब वो एक जोन के एसएसपी लग गए हुए हैं। क्योंकि उनको पुलिसिंग का इतना तजर्बा नहीं, इसलिए उन्होंने एक मुअत्तल इंस्पेक्टर को बहाल करा के अपने पास बैठाया हुआ, मैनू दसदा रही है अगर मैं गड्डी गलत चलावा तो। कराची पुलिस में इस अंदाज में बेदरेग सियासी तकरीरियां ना हुई होती तो आज रेंजर्स की हेल्प ना लेनी पड़ती हमें। हाँ जी, ट्रैफिक की तरफ आ जाए। जो डीआईजी ट्रैफिक हैं और जो एडिशनल आईजी ट्रैफिक हैं, उनकी आपस में इतनी सख्त लगती है किस बात से। एडिशनल आईजी साहब ने पहले आर्डर निकलवा लिए थे कि मेरे आर्डर से तकर्रियां और तबादले होंगे। अच्छा। एडिशनल आईजी साहब छुट्टी पे चले गए, पीछे से डीआईजी ने वही आर्डर अपने लिए निकलवा लिया और उन्होंने तकर्रियां तबादले शुरू कर दिए। इस बात पे उन दोनों में भी बहुत सख्त खींचातानी जारी है। इसलिए दुआ गो हैं हम कि अल्लाह ताला कराची के हालात ठीक कर दे और इसे दोबारा रोशनियों का शहर बना दे और सियासतदानों को अल्लाह पाक तौफीक दे कि वो इस इंतजामी मामलात में सियासी तकर्रियां तबादले ना करे। आमीन सुम्मा आमीन कहते हैं। जल्दी से अगली मुखबरी सुना दे अजीज साहब, टाइम कम है। ला जी, अगली मुखबरी भी रोने पिटने वाली हुई है। ये तो पॉइंट आउट करता रहता है, सीधे हो या फिर ना कहना ये ने समझाया नहीं। सही। मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो होती है, इसको जितने पैसे भी आते हैं इसका ये फर्ज होता है कि ये पैसे जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जमा करा दे। मगर पिछले दिनों 50 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन को आया। मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ने वो 50 करोड़ रुपया एक बैंक में जमा करा दिया जो गैर कानूनी है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। और उस बैंक में जमा कराया जो ए ग्रेड में भी नहीं आता और जिसे शेड्यूल्ड बैंक नहीं कहा जा सकता। लो जी, उसमें 50 करोड़ रुपया उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का जमा करा के तो उनसे जाती 30 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। अच्छा। अब जनाब जब 50 करोड़ रुपया जो उधर जमा कराया था फिक्स डिपॉजिट, उसकी मुद्दत पूरी हो गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाले वो पैसे वापस मांग रहे हैं। तो बैंक कह रहा है कि भाई जी हमारे हालात बड़े बुरे हैं। बैंक ने ऐनक भी उतारी होगी, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। हमारे हालात बहुत बुरे हैं, इस वक्त तो हम नहीं दे सकते जनाब आपको 50 करोड़ रुपया। बस कर दे। नाज़रीन, यहाँ मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। इधर रोना पिटना पड़ा हुआ है, वो ब्रेक नहीं बोलता। अल्लाह लो के तुम जरा मॉडर्न लड़की हो, अपना जदीद फिल्में भी देखती हो, इंग्लिश ये जो जेम्स बॉन्ड की बनती हैं। जी जी। मुझे मेरा जो छोटा बेटा है उसने कल परसों एक फिल्म दिखाई, कहने लगा पापा देखें इस फिल्म के अंदर एक गाड़ी है जो सड़क पे भी दौड़ती है और आगे समुद्र या दरिया आ जाए तो पानी में तैरने भी लग जाती है। बिल्कुल। अगर ये खुली जगह तो ये उड़ना भी शुरू हो जाती है। मुझे कहने लगा कि पापा आप इतने बड़े दानिश्वर हैं, प्रोग्राम में आप उधर वो ताए जुनैद सलीम के आगे लगे होते, बाहर आके आप स्कूटर के हथों खजल हो रहे होते, आप ये गाड़ी क्यों नहीं लेते? मैंने कहा देखो बेटे, ये जो महंगी और बड़ी बड़ी जदीद गाड़ियां होती हैं इनमें प्रॉब्लम भी बड़ी अजीब अजीब होती है। अब देखो ना, अगर गाड़ी बंदा समुद्र में डाल ले, उधर तैरनी शुरू हो जाए, आप ऊपर सामने स्क्रीन पे आकर मगरमच्छ बैठ जाए, बंदे को आगे नजर ही ना आएगा जाना किधर है। अंदर से बंदा मगरमच्छ को शी शी करता रहे, वो तो इतनी जल्दी किसी की सुनता भी नहीं, वो तो पूरी गांव चौंक के तो अंदर आ जाता है। मैं ये उड़ने वाली गाड़ी ले लूं, मेरे पास जितने पेट्रोल के पैसे होते हैं मैं तो हमें स्टार्ट करके कोई 50-60 फुट ही ऊपर जाऊंगा तो पेट्रोल खत्म हो जाना, गड्डी फिर आके किसी के सिर में बजे, अगला बंदा मुझे अलहदा बेइज्जत करेगा, अकलकार कितने गड्डी मारन दे, ले जा मेरा बड़ी गड्डी। तो इसलिए मैंने कहा मैं स्कूटर पे ठीक हूँ। वैसे वाकई इस तरह की गाड़ियां होती है, इतनी जदीद
चीज जो उड़ने भी शुरू हो जाती है, या फिल्मों में बातें ही बड़ी हुई हैं? फिल्मों में थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं, कुछ ज्यादा दिखा देते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की तरफ तो हम जा रहे हैं ना। और स्वाद टेक्नोलॉजी, मैंने एक फिल्म, वो न्यू फिल्म में देखा था, ओबामा की गाड़ी बंद हो गई थी, उसको धक्का लगा रहे थे। ओबामा से ज्यादा महंगी गाड़ी किसके पास होगी? ओबामा की गाड़ी की तुमने तफसीलात कभी सुनी है? क्या? बिल्कुल, ओबामा की गाड़ी की तुम डिटेल्स पढ़ो तो ऐसे लगता है जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख रहे हो। एग्जैक्टली जी। ये जो ओबामा है जी, ये जो गुजरांवाले खोखर की रहता था, बिल्कुल वही। यार ये गुजरांवाले के लोगों ने बड़ी तरक्की की है यार। मेरा एक दोस्त खोखर की रहता था, शेख फरूक, बड़ा मस्कीन सा माड़ा सा बंदा था। वो जगने बाजार में अपनी हलीम की रेहड़ी लगाता है। गुजरांवाले की खुराक में तसीर ही इतनी है, गुजरांवाले को जो चिड़े खाए ना वो फिर टेक के नहीं बैठता, उड़ता ही रहता है, फ्लाइंग नहीं रहता। ये जो ओबामा की कैडलिक 1 है ना, जिसको ये लोग लाड से या प्यार से कैडी कहते हैं, इसकी तुम डिटेल्स पढ़ो, बड़ी होशरुबा किस्म की है। क्या डिटेल्स हैं जी? गराज के बाहर खड़े हो के अगर करें कैडी 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 तो बाहर आ जाती है। इस गाड़ी का बाहर से कुछ नहीं है, इस गाड़ी के इवन जो डोर्स हैं उनके बाहर की होल्स भी नजर नहीं आते। अच्छा, ये सीक्रेट एजेंट्स जो है वो उसका दरवाजा खोलते हैं। तो ये ओबामा गाड़ी के अंदर घुस के अंदर से कुंडियां लगा लेते हैं। अगर ओबामा अंदर बैठकर गाड़ी के शीशे भी नीचे करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। हाय 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 हाय, बेचारा अंदर ही देखो गर्मी में रंग काला करा बैठा। क्या जिंदगी है इसकी? पास को कुल्फियों वाली रेडी गुजरे, शीशा नीचे करके कुल्फी नहीं ले सकता। किस बात का सदर है यार? कुल्फी ले सकता है क्योंकि विंड स्क्रीन जो है वो खुसूसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए 3 इंच नीचे की जा सकती है। और इस गाड़ी का कमाल ये है कि आम गाड़ियां तो बुलेट प्रूफ होती है ना, ये जो कैडी 1 है या कैडलिक 1 है, ये ना सिर्फ ये कि बुलेट प्रूफ है, ये बॉम्ब प्रूफ भी है, मिसाइल प्रूफ भी है। इस पर कोई दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। और अंदर से ये इस कदर साउंड प्रूफ है कि अंदर अगर बाहर कोई बड़े से बड़ा धमाका भी हो जाए तो अंदर बैठे अमेरिकी सदर को नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या हुआ है। लेकिन अगर बाहर की वो आवाज सुनना चाहे तो उसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर्स मौजूद हैं जो बाहर की आवाज उसको अंदर सुनवा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं बाहर सबसे आवाज़ें देता रहा हूँ, उसने गाड़ी नहीं खड़ी की। मैंने समझा यार इसका दिमाग खराब हो गया, हमारे गुजरां वाले क्या बात नहीं सुन रहा है। उसकी गाड़ी का शीशा 5 इंच मोटा है। बल्ले बल्ले, बड़ी इट का बना हुआ हुआ ना, फिर तो 5 इंच की एक इट की दीवार होती है। और उसके सामने आने की कोशिश ना करना। उसकी गाड़ी के फ्रंट पे 2 यानी पाइप या धाने लगे हुए हैं जिससे वो स्मोक फायर भी कर सकते हैं, आंसू गैस भी फायर कर सकते हैं, बल्कि कोई चीज भी फायर की जा सकती है। या वैसे और जो ड्राइवर सीट है उसके दोनों अतराफ में पंप एक्शंस मौजूद हैं, अंदर ही लगी हुई, उधर से वो फायरिंग शुरू कर देते, दर 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 दर। सही, तो वाकई जेम्स बॉन्ड की गाड़ी लग रही है। एग्जैक्टली इसमें नाइट विजन कैमरे मौजूद हैं, इसमें इंफ्रारेड वीडियो सिस्टम मौजूद है कि अगर बाहर बहुत ज्यादा धुआं है, फॉग है, फिर भी गाड़ी के यानी उसकी रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ता। और अगर गाड़ी की लाइटें ऑफ करके गाड़ी कई किलोमीटर तक आप चलाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो जब ये मुल्क से बाहर जाता है तो फिर सादी गाड़ियों पे ही सफर करता है। सादा गाड़ी पे सफर नहीं करता अमेरिका का सदर। जिस मुल्क में भी उसने जाना होता है वहां पर पेशगी तौर पर अमेरिकी फिजाइया का जो तैयारा है C-17 ग्लोब मास्टर 3, उसमें इस गाड़ी को पहले से उस मुल्क में भेजा जाता है, उसी गाड़ी में सफर करता है। या वैसे वो तैयारा गाड़ी लेके पहले ही निकल जाए दूसरे मुल्क, बाद में ओबामा को याद है, ओहो सब्जी के साथ में थोम तो लेके ही नहीं था। फिर वो सादा गाड़ी में जाता मार्केट। ये जो एक कैडलिक 1 है ये 4 अमेरिकी सुदूर के बाद तब्दील की जाती है। और ये सबसे पहले सदर विल्सन को ये वाली कैडलिक 1 दी गई थी। और जो सबसे पहले जिस अमेरिकी सदर के हिस्से में कोई भी सरकारी गाड़ी आई थी वो थियोडोर रूजवेल्ट था। उससे पहले यानी व्हाइट हाउस में गैरेज नहीं हुआ करता था बल्कि अस्तबल हुआ करता था। ये कौन सी बात है? हमारे भी इधर अस्तबल है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी है, उधर प्रेसिडेंसी में भी है। नहीं यार, मैं भी जब अगले रोज अमेरिकन प्रेसिडेंट के जेर इस्तेमाल इस कार की डिटेल्स देख रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा इतराजात भी हो रहे हैं इस गाड़ी के हवाले से कि अमेरिकी सदर को क्या जरूरत पड़ी है इतनी बेशकीमत और इस कदर हिफाजती इंतजामात इख्तियार करने की। लेकिन जो इस गाड़ी का दिफा करने वाले लोग हैं वो एक अजीबोगरीब किस्म की मंतक देते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इसी तरह की गाड़ी
गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे बाकी दुनिया पर धाक बैठे और ये अमरीकी हाकमियत जो है दुनिया पर उसका इजहार हो सके। इससे एक ताकतवर गाड़ी हो, एक मजबूत गाड़ी हो, एक जदीद गाड़ी हो। नहीं सही कहते हैं वो, जितने वो तकबरे गए हुए हैं ना अमेरिका वाले, वो पूरी दुनिया पे अपना खौफ हरास और टेरर जमा के रखते हैं। नहीं ये तुम्हारी बात ठीक है, इससे किसी हद तक मैं एग्री करता हूं कि अमेरिकन जो वो है उनके ये यानी दिमाग में ये फतूर सवार है। लेकिन दूसरी तरफ तुम ये भी देखो कि दुनिया भर में जितने भी सरबराहान मुमलिकत हैं वो खास तौर पर इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो अपने मुल्क की बनी हुई गाड़ी इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि हमारी अपनी गाड़ी कोई नहीं है, तो हमने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करनी है। वरना देखो हिंदुस्तान कौन सा कोई कारसाज मुल्क है, हिंदुस्तान ने अपनी ऐसी कौन सी कोई मार्कतोलारा गाड़ी कभी बनाई है? लेकिन मारुति है उनकी, नहीं मारुति उनकी अपनी गाड़ी नहीं है, ये सुजुकी मारुति है। और इसकी ये उनको फख्र जरूर हासिल है कि उन्होंने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली है, यानी सुजुकी मारुति जो है वो 100% अब हिंदुस्तान के अंदर बनती है और सोनिया गांधी वही गाड़ी इस्तेमाल करती है। कोई वो हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा वहां का जो वजीर आजम मिरारजी देसाई था वो एम्बेसडर गाड़ी इस्तेमाल करता था जो 100% हिंदुस्तान में बनती थी। और दुनिया के कोई भी जिंदा और गयूर कौम जो है उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हमेशा इस बात को प्रेफर करेगा कि वो अपने मुल्क की बनी हुई गाड़ी इस्तेमाल करे। बरतानवी मलका एलिजबेथ देख लो, हमेशा एहतमाम करके बेंटले लेमोजिन इस्तेमाल करती है। नहीं वो तो इसलिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करती है ना कि अपने मुल्क की कंपनी को क्या कि वो गाड़ी के पिछली साइड पे एक मंजी भी बनवा लेती है ना। बुजुर्ग यादा है ना, वो थक जाती हैं, गाड़ी में बैठने से पहले सेक्रेटरी को कह देती है मुंडिया विच तकिया रख मेरा लकड़ा पूरा कर देना। और जर्मन चांसलर देख लो, खास तौर पर या BMW इस्तेमाल करेगा या मर्सिडीज इस्तेमाल करता है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर बर्लस्कोनी जो खुद एक बिलियनर आदमी है वो इटालियन गाड़ी इस्तेमाल करता है मेजराट हमेशा। अच्छा हाँ, जापानी वजीर आजम या उनका जो शहनशाह इकीहिटो है वो पहले निसान इस्तेमाल किया करते थे, अब टोयोटा इस्तेमाल करते हैं। वाह रे वाह। फ्रेंच प्रेसिडेंट भी अपने मुल्क की गाड़ी इस्तेमाल करता है। यार तुम मुझे देख लो, मैंने हमेशा पाकिस्तानी गाड़ी पीको साइकिल इस्तेमाल की। अब तो तुम स्कूटर इस्तेमाल करते हो, वो जापानी है। नहीं वो शुरू में जापानी होता था, अब तो 33 साल से मेरे पास है, अब तो वो चंगी पड़ी पंजाबी बोलता है। अब तो उसे केक मारे थे आगे से कहता की करने। नाज़रीन यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बड़ी महंगी गाड़ी है यार दुनिया पे, मगर पीको से महंगी कोई नहीं। नाज़रीन आज हमारे साथ हमारे माशरे के एक ऐसे नुमाइंदा फर्द मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत को बेवकूफ़ बना रखा है, जिन्हें उर्फ़े आम में हम आमिल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। थल्ले 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 आपको कह रहे हैं सर? क्या हो गया? जिन्नों का काफिला गुजर रहा था, तरौले जिन्नों का काफिला। तरौले जिन? मैंने तो कोई जिन विन नहीं देखे यहाँ। मैं जो आ गया हूँ इधर, मैं दौड़ गए हैं, सारे जिन दौड़ गए हैं। अजीब बात है। कोकाफ का सबसे ताकतवर जिन होता है तरौला। जल्दी से 10,000 वार के दे दो, किसी को दे दो। दे दूंगा बाबा जी, वार दूंगा। अभी वार दो, अभी वार दो। अच्छा बाबा जी वार दूंगा, इमरजेंसी क्या है? अबे जल्दी से अभी वार दो, जान की हिफाजत चाहते हो तो अभी वार दो। बाबा जी इस वक्त कहाँ वार दूं? इधर ही वार दो, इधर ही वार दो। बाबे की कमीज को भी जेब भी लगी हुई है, कुछ सोच नहीं लगा हुआ। तू जानता नहीं है बाबे के पास 150 जिन है, 86 छलेंडे और 70 चुड़ैले हैं और 50 वजीर भी है बाबे के अंदर। बाबा जी कहाँ से आए आपके पास ये सारे? ये जिन और छलेंडे कोकाफ से हैं और वजीर पी नून और काफ से हैं। और चुड़ैले कहाँ से हैं? चुड़ैले बाबे के अपने कार से हैं। बाबा जिस परी से शादी करता है वो चुड़ैल बन जाती है। थले 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 थले। क्या हुआ बाबा जी? तुम्हारे सर के ऊपर से हांडी गुजरी है। कौन सी हांडी? मूनलेस हांडी। जल्दी से 5,000 वार के दे दो। 5,000 बाबा जी? हाँ दे दो, दे दो। किसको दूं? ये हाथ नहीं देख रही, दे दो। अच्छा बाबा जी ये फरमाया आप करते क्या है? जो इतनी देर तक करने। नहीं
میرا مطلب ہے آپ عامل ہیں, آپ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ہاں 3 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں, امتحانوں میں کامیابی, ساس کی زبان بندی, انعامی بانڈ کا لکی نمبر, بابا یوں بتاتا ہے. اچھا بابا جی, یہ محبوب 3 دن میں کیسے قدموں میں آ جاتا ہے؟ یہ فکرہ مارکیٹنگ کے لیے ہے بچہ, ورنہ 3 دن میں تو نئے جوتے نہیں اچھی طرح قدموں میں آتے. اچھا بابا جی, کبھی تعویذ دینے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہاں بچہ, کبھی کبھی جن آنے میں دیر کر دیتا ہے تو بابے سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میں نے ایک مرید سے کہہ دیا, بچہ بدھ والے دن سارا دن گھر سے باہر نہ نکلنا. وہ گھر میں تھا, اس کے گھر کو آگ لگ گئی. اس کے گھر والے کہے باہر آ, وہ کہے نہیں, بابا نے کہا تھا گھر کے اندر رہنا ہے. وہ گھر والوں نے اس بچے کو تو کھچ ترو کے باہر نکال لیا اور بابے کو اندر کرا دیا. بس پھر 7 دن اللہ دیتا تھا اور بابا تھا. آئے میں مر گیا. تو بابا جی پھر وہاں پہ آپ کے جن آپ کے کام کیوں نہیں آئے؟ تھانے میں جن کام نہیں آتا, چونکہ تھانے کی مخلوق بھی کو کاف کی ہوتی ہے. وہ پہلے تویز میں ہی جن نکال دیتے ہیں, ان کا تو تویز بھی اتنا لمبا ہوتا ہے. آئے میں مر گیا. اچھا بابا جی, آپ امتحانوں میں بھی پاس کرا دیتے ہیں؟ بچہ اگر بابا امتحان میں پاس کراتا ہو تو بابے کے اپنے بچے ویلڈنگ دا کام کرتے ہون. تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ مارکیٹنگ ہے بچہ. ہائے میں مر گیا. بابا جی یہ آپ کیا کہتے ہیں, ہائے میں مر گیا؟ بچہ بابے نے بڑے اسٹوڈنٹوں سے بھی کوٹ کھائی ہوئی ہے. ہائے میں مر گیا. اچھا بابا جی, آپ کو سب سے زیادہ مار کب پڑی؟ ہائے میں مر گیا. سب سے زیادہ مار تیری پرجائی سے پڑی ہے. ایک دفعہ تمہاری پرجائی برقع پہن کے آ گئی, آ کے کہنے لگی بابا جی کوئی ایسا تعویذ دے میرا خامد بندے کا پتر بن جائے. میں نے کہا رکھ 500 بچہ اور یہ پکڑ تعویذ, تیرا خاوند 1 ہفتے کے اندر اندر بندہ بن جائے گا. جا چلی جا. بس پھر ہفتے بعد آئی اور برقعے کے ساتھ جوتا بھی اتار لیا اور پکڑ لیا بالوں سے اور آدھے گھنٹے میں بابے کو بندے کا پتر بنا دیا. کہنے لگی اتریا, تیرا تویز تیرے تے اثر نہیں کردا تے باقیاں تے کی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ تو 2 نمبر عامل ہے. توبہ کر بچہ, توبہ کر, توبہ کر, کانوں کو ہاتھ لگا. بابا غیب کا علم بھی جانتا ہے. غیب کا علم. اچھا چلے بتائیں کہ حکومت کب تک رہے گی؟ جا بچہ, زرداری اگلے 2 سال بھی نکالے گا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جنہیں 3 کٹ لینے ہو 2 بھی کٹ ہی لے گا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. ہائے میں مر گیا.